हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डीएवी क्लास 8 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश के सैंपल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सैंपल पेपर है ना बच्चों, ये 2025-26 का ही है। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ठीक इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में भी आपसे पूछे जाएंगे। इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तो अगर आप क्लास 8 के किसी भी दूसरे सब्जेक्ट का सैंपल पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, उनका डिस्कशन देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट पर से जाकर के देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के सैंपल पेपर को डिस्कस करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये सैंपल पेपर के डिस्कशन का पहला पार्ट है। हम लोग इंग्लिश के सैंपल पेपर को 2 से 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को सारे पार्ट्स देखने हैं, तभी आप लोगों को फायदा होगा। बाकी के सारे पार्ट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया जाएगा, तो आप लोग बाकी के सारे पार्ट्स को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे भी जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सैंपल पेपर में सबसे पहले आपको यह बताया जाता है कि आपका जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर बनेगा उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कितने कितने मार्क्स के आएंगे। तो पहले हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको बताया गया है कि जो रीडिंग सेक्शन होगा यानी कि पैसेज वाला जो पार्ट होगा वो आपके 20 मार्क्स का आएगा। राइटिंग सेक्शन यानी कि जहां पर हम लोग को स्पीच, लेटर, आर्टिकल ये सब लिखना होता है, वो आपके 12 मार्क्स का आएगा। ग्रामर वाला सेक्शन जहां पर हम लोग ये देखते हैं कि हमें ग्रामेटिकल क्वेश्चन दिए जाते हैं, हम लोग को डिटरमाइनर्स ये सब का यूज करने को पूछा जाता है, उसके साथ साथ एरर फाइंडिंग ये सब का जो क्वेश्चन होता है वो आपके 18 मार्क्स का आएगा। लिटरेचर सेक्शन से आपके 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इन सभी को मिलाकर के टोटल 80 मार्क्स का पेपर आपका बनेगा। तो सबसे पहले आपको यही बताया गया है कि किस सेक्शन से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब एक बात मैं आपको बता देता हूं कि ये जो रीडिंग सेक्शन है ना, ये सेक्शन ए रहेगा और राइटिंग और ग्रामर मिलाकर के आपका सेक्शन बी बनेगा। और ये जो लिटरेचर आप देख रहे हैं ये आपका सी सेक्शन रहेगा। यानी कि बी सेक्शन जो है वो आपका 30 मार्क्स का रहेगा, सी सेक्शन आपके 30 मार्क्स का रहेगा, ए सेक्शन जो है ना वो आपके 20 मार्क्स का रहेगा। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप लोग कैसे अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इंग्लिश में मार्क्स स्कोर करना जो है ना डीएवी क्लास 8 के अंदर बहुत आसान है, बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर से आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अब इसके बाद देखिएगा आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस कितने आएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कितने आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कितने आएंगे, वो आपको यहां पर बताया गया है। तो देखिए यहां पर आपको बताया गया है कि 1 मार्क के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है या फिर 1 वर्ड क्वेश्चंस है वो आपके टोटल 38 मार्क्स यानी कि 38 मार्क्स के आएंगे, यानी कि टोटल 38 क्वेश्चन वैसा रहेगा। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होता है जो कि 1 मार्क का होगा, वो भी आपके टोटल 8 क्वेश्चंस वैसे आएंगे, यानी कि टोटल 8 मार्क्स का हो जाएगा। उसी हिसाब से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है ना, जो 2-2 मार्क्स वाले होते हैं वो आपके 6 आएंगे, तो 12 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 4-4 मार्क्स वाले होते हैं वो आपके 2 आएंगे, तो ये 8 मार्क्स का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे डिवीजन देख लीजिएगा, मैं इसको आगे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि क्वेश्चन 1 और 2 जो होगा वो रीडिंग सेक्शन का होगा, जो कि सेक्शन ए के अंदर आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक का जो क्वेश्चन होगा ना, वो राइटिंग और ग्रामर सेक्शन का होगा, जो कि 30 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद लिटरेचर सेक्शन के जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक रहेंगे, और वो 30 मार्क्स के टोटल आपके आएंगे। इसका मतलब आपका जो पूरा पेपर है वो कितना का हो जाएगा, वो 80 मार्क्स का हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपको ये भी बताया गया है कि किस किस क्वेश्चन में आपको और देखने को मिलेगा। अभी हम लोगों ने मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री का जब सैंपल पेपर सॉल्व किया था, तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन में आपको और दिया जाता है कि आपको ऊपर वाला नहीं आता तो आप नीचे वाला कर लो। उसी प्रकार से आपको जो है ना इंग्लिश में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस में और दिया जाएगा, तो वो आपको बताया गया कि किस किस क्वेश्चन में आपको और देखने को मिलेगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, इसमें जो है ना आपको और देखने को मिलेगा। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता तब दूसरा क्वेश्चन करके मार्क्स ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में बताई गई थी कि जब क्वेश्चन पेपर को तैयार किया जाए तो उसमें क्या क्या चीज दिया जाएगा वो आपको यहाँ पर बताया गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वही सारी चीजें लिखी गई है जो अभी हम लोग ऊपर में डिस्कस करके आए हैं कि आपको कुछ कुछ क्वेश्चन में ऑप्शनल दिया जाएगा, आपको 3 सेक्शन दिए गए, वही सारी चीजें लिख करके दी गई है। हम लोग आते हैं सेक्शन ए में, जो कि है रीडिंग सेक्शन। अब देखिए सेक्शन ए में सबसे पहले आपको क्या बोला गया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको पैसेज दिया गया है, आप इस पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़िए। आगे भी है पैसेज, इतना ही नहीं है, आगे भी है पैसेज। इस पैसेज को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, फिर आपको क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो अब आप देख लीजिए, मैं पहले आपको पूरा पैसेज दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा बच्चों कि डीएवी क्लास 8 में जो पैसेज दिया जाता है ना, वो सबसे आसान होता है। आप आसानी से सारे पैसेज में जो भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे उनका आंसर आप कर सकते हैं।
यहाँ पर मैं आपको एक चीज कहूंगा कि रीडिंग सेक्शन का जो आपका 20 मार्क्स होता है ना, इसमें आप पूरा का पूरा 20 मार्क्स भी ला सकते हैं। बस आपको पैसेज को पढ़ना है अच्छे तरीके से एंड जितना ज्यादा हो सके ना पैसेज को प्रैक्टिस करके जाइएगा। आपका 20 मार्क्स तो अभी कंफर्म हो जाएगा कि आप एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स पक्का ले आएंगे इंग्लिश में, और बाकी आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ करके और राइटिंग सेक्शन करके आप कितना मार्क्स लाते हैं। देखिए राइटिंग ये सब में 1-2 मार्क्स कट भी जाता है, लिटरेचर में भी आंसर इधर उधर होने पे 1-2 मार्क्स कट जाता है, लेकिन रीडिंग सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसमें अगर आप अच्छे से तैयारी करके गए हैं, पैसेज अगर आप 2-4 प्रैक्टिस करके गए हैं ना, तो आपको पैसेज सॉल्व करने का आइडिया होगा कैसे सॉल्व करा जाता है और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आपको वो पता रहेगा तो आप पैसेज के क्वेश्चंस में से आसानी से 20 मार्क्स ला सकते हैं। अब मैं आपको इस पैसेज का एक बार समरी बता देता हूँ कि इस पैसेज में आपको कहा क्या गया है। देखिए इस पैसेज में ना आप 2 कैरेक्टर्स 3 कैरेक्टर्स है। पहला हो गया चतुर, दूसरा जो है ना वो है चाणक्य, और तीसरा है हिमालय। तो जो हिमालय है वो एक बुली है, यानी कि वो क्या करता है, चतुर को बहुत ज्यादा परेशान करता है। चतुर को ही नहीं, वो स्कूल के सारे बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता था, तो इसके चलते चतुर भी परेशान होता है। वो चतुर क्या करता है, अपने टीचर के पास जाता है, अपने प्रोफेसर के पास जाता है। प्रोफेसर का नाम यहाँ पे चाणक्य बताया गया है। जब वो अपने प्रोफेसर के पास जाता है तो प्रोफेसर जो है ना, प्रोफेसर के बारे में यहाँ पे बताया गया कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। वो जो है ना किसी भी लड़ाई को फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं लड़ते थे, यानी कि वो क्या करते थे, किसी को भी दिमाग से हराया करते थे। तो चाणक्य जो है यानी कि उसके जो प्रोफेसर थे चतुर के, वो चतुर को बताते हैं कि देखो भाई यहाँ पे तुमको जो है ना फिजिकल स्ट्रेंथ का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ना हिमालय को बिल्कुल दिमाग से हराना है, दिमागी लड़ाई में उसे हरा देना है। ये कौन बोला, ये चाणक्य बोले, यानी कि वो कौन है, वो चतुर के प्रोफेसर है। मैं आपको यहाँ पे समरी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो अब यहाँ पर चाणक्य की बात को सुनने के बाद चतुर जो है वो क्या करता है, वो सोचता है कि आखिर हम जो है वो हिमालय को कैसे हरा सकते हैं, कैसे जो है ना हम उसको हरा करके अपने आप को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे चतुर क्या करता है, चतुर करता ये है कि जब हिमालय उसको अगली बार बुली करने आता है, परेशान करने आता है, तो वो क्या करता है ना, उसको बहुत ज्यादा फुला देता है, यानी बोलता है भाई तुम तो बहुत तेज हो, तुम बहुत स्मार्ट हो, ये सारी चीजें, तुम बहुत ताकतवर हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, ये सारी चीजें बोल करके जो चतुर है वो हिमालय को पूरी तरह से फुला देता है। अब होता क्या है कि हिमालय जो है ना वो ऐसा सुनने के बाद, चतुर के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के बाद बिल्कुल भी चतुर को परेशान करना छोड़ देता है एंड बाकी बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करने लगता है। अब ये चीज देख करके जो टीचर्स है वो क्या करते हैं, वो हिमालय को देखते हैं एंड उसके बाद वो देखते हैं कि ये तो सब बच्चों को परेशान करता है, जिसके चलते उसे पनिशमेंट मिलती है एंड दोबारा से वो किसी भी बच्चे को परेशान नहीं करता है, खासकर चतुर को तो वो कभी भी परेशान नहीं करता है। तो ये आपको यहाँ पर पैसेज दिया गया है। मैंने पैसेज को आपको पढ़ के नहीं बताया, लेकिन जो समरी है पैसेज का वो मैंने आपको ऊपर से बता दिया। अब इस चीज को पढ़ने के बाद, इस चीज को समझने के बाद आपको एक बेसिक आउटलाइन तो मिल गया कि हाँ पैसेज में ये चीजें बोली गई है। जब आप पैसेज को खुद से पढ़ेंगे तो आपको और भी ज्यादा डिटेलिंग मिलेगा, इसलिए हो सके तो पैसेज को बैक करके एक बार फिर से पढ़ लीजिए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट चतुर्स कैरेक्टर फ्रॉम हिज रिस्पॉन्स टू बुलिंग। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि चतुर का जो रिस्पॉन्स था बुलिंग को लेकर के, जब हिमालय उसे परेशान कर रहा होता था तो उस टाइम पे उसका जो रिस्पॉन्स था उसको लेकर के, उसकी जो प्रतिक्रिया थी वो किस टाइप की थी। तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, चारों ऑप्शंस को पहले पढ़िए, फिर इसका जो सही आंसर होगा वो अपने आप आपको समझ में आएगा। पहला ऑप्शन है, चतुर वाज फियरफुल एंड अवॉइडेड कन्फ्रंटिंग द बुली। चतुर डरा हुआ था एंड बुली का बिल्कुल भी सामना नहीं करना चाहता था। दूसरा, चतुर वाज क्विक टू यूज फिजिकल स्ट्रेंथ टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। चतुर जो है ना वो इतना तेज था कि वो तुरंत क्या करता है, फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करता है, अपनी समस्या का हल कर लेता है। तो अब आप यहाँ 2 ऑप्शंस पढ़ करके ये तो समझ गए कि पहला ऑप्शन भी गलत है और दूसरा ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि चतुर कहीं भी डरा हुआ नहीं था और चतुर जो है ना वो फिजिकल स्ट्रेंथ का भी यूज नहीं करता है, बल्कि वो क्या करता है, अपने टीचर के पास जाकर के पहले पता करता है कि कैसे उसे हराया जा सकता है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है, चतुर वाज थॉटफुल एंड यूज इंटेलिजेंस टू फाइंड अ सॉल्यूशन। चतुर जो है बहुत सोचता है, सोचने के बाद इंटेलिजेंस का यूज करता है एंड सॉल्यूशन निकालता है। हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले हम लोग पहले डी ऑप्शन जाकर के पढ़ेंगे कि डी ऑप्शन क्या है, उसके बाद हम लोग जो है ना इसका फाइनल आंसर देंगे। अब डी ऑप्शन देखिए, चतुर वाज ड्यूटीफुल एंड ओबीडिएंट, ही लिसन्ड टू द प्रोफेसर एंड डिड एज ही एडवाइस। यहाँ पर बोला गया कि चतुर ड्यूटीफुल था, आज्ञाकारी था, ओबीडिएंट था और वो क्या करता है, वो प्रोफेसर की बात को सुनता है और प्रोफेसर जैसा कहते हैं वैसे ही वो करता है। तो अब देखिए, प्रोफेसर ने उससे कुछ ऐसा नहीं कहा था कि तुम ऐसा करके हिमालय को हरा सकते हो। प्रोफेसर ने साफ साफ बात कहा था कि तुम दिमाग का यूज कर सकते हो। तो वो चीज हमें कहाँ दिख रहा है, वो चीज हमें ऑप्शन नंबर 3 में ही दिख रहा है, जहां पर चतुर के बारे में बताया गया कि चतुर इंटेलिजेंस का यूज करता है एंड हिमालय को हराता है। तो अब यह सवाल है, जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो सी ऑप्शन होना चाहिए। अब ये आंसर कैसे आया, जब हम लोगों ने पैसेज को पूरा पढ़ा, पैसेज को समझा, पैसेज की समरी हम लोगों ने निकाली कि हाँ यहाँ पर क्या बोला गया है, चतुर कैसे उसे हरा पाया, तब जाकर के इस क्वेश्चन का आंसर आया। अभी देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप पैसेज को फटाफट एग्जामिनेशन में पढ़ेंगे एंड पूरा समरी दिमाग में कर लेंगे कि हाँ ये चीज कहा गया था, उसके बाद जब आप आंसर करोगे ना तो आप बहुत कम टाइम में इन सारे पैसेजेस, सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे।
इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ द पैसेज। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि इनमें से किस स्टेटमेंट से ना इस पैसेज का थीम निकल के आ रहा है, नहीं जो पैसेज में कहा गया है उसका थीम क्या है पैसेज का, वो आपको कहा गया है बताने के लिए। तो पहला ऑप्शन है स्ट्रेंथ एंड पावर आर द ओनली वेज टू ओवरकम चैलेंजेस, यानी कि सिर्फ स्ट्रेंथ और पावर से ही हम लोग किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं, किसी भी चैलेंज से बाहर निकल सकते हैं, नहीं ये चीज तो पैसेज में नहीं बताया गया है। इसके बाद अगला है इंटेलेक्ट एंड स्ट्रेटेजी कैन बी मोर पावरफुल देन फिजिकल स्ट्रेंथ, इंटेलेक्ट और स्ट्रेटेजी जो है ना वो फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। हाँ, इसको भी हम लोग अपने ऑप्शन में रखेंगे, हाँ ये आंसर हो सकता है। इसके बाद अगला ऑप्शन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड, लड़ाई को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। पैसेज का मेन आइडिया ये तो नहीं हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, नहीं ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। इसके बाद डी है फ्लैटरी इज अ गुड वे टू विन पीपल्स हार्ट, यानी फ्लैटरी जो है चाटुकारिता है वो किसी भी लोगों के दिल को जीतने के लिए एक आसान तरीका हो सकता है, एक अच्छा तरीका हो सकता है। ये ऑप्शन भी गलत होगा, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो हमें मिल चुका था, जो कि था ऑप्शन नंबर बी कि इंटेलेक्ट एंड स्ट्रेटजी कैन बी मोर पावरफुल देन फिजिकल स्ट्रेंथ। अब देखिए जब आप पैसेज को पढ़े तो आपको पता है ना क्या चीज कहा गया था पैसेज में, तो आप इस क्वेश्चन को भी उसी हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड है चूज द स्टेटमेंट दैट बेस्ट डिस्क्राइब द चेंज इन हिमालयस बिहेवियर आफ्टर चतुर स्ट्रेटजी, यानी कि चतुर के स्ट्रेटजी के बाद हिमालय के बिहेवियर में क्या चेंज आया, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको चुनना है। तो क्या क्या ऑप्शन है पहले वो सुन लीजिए। पहला है हिमालय फेल्ट हम्बल एंड स्टॉप बुलिंग चतुर, हिमालय जो है हम्बल हो गया था और वो क्या करता है चतुर को बुली करना छोड़ देता है, पहला ऑप्शन आपको ये बोला गया है। उसके बाद दूसरा हिमालय बिकेम मोर एग्रेसिव टुवर्ड्स चतुर, नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था, ठीक है। इसके बाद तीसरा है हिमालय स्टार्टेड बुलिंग मोर स्टूडेंट्स विच लीड टू हिज पनिशमेंट, हाँ ये हुआ था कि हिमालय क्या करता है जब चतुर उसे समझा देता है, उसे और ज्यादा उस्का देता है, तो उसके बाद वो क्या करता है वो जो है ना बाकी बच्चों को और ज़्यादा बुली करने लगता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है कि हिमालय जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को फिर बुली करने लगता है, जिसके चलते जो है टीचर्स उस पर गौर करते हैं एंड फिर उसको पनिशमेंट देते हैं। तो अब देखिए जब आप पूरे पैसेज की समरी जानते हो तो कितना आसानी से क्वेश्चन हो रहा है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि पहले पैसेज को पढ़िए, उसका बेसिक आइडिया लीजिए, समरी अपने दिमाग में कर लीजिए कि हाँ क्या चीज़ कहा गया है पैसेज में, फिर तो आप कोई भी क्वेश्चन कर देंगे पैसेज का। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द टोन ऑफ पैसेज व्हेन डिस्क्राइबिंग चतुर स्ट्रेटजी टू डील विद हिमालय। अब यहाँ पर बोला गया है कि चतुर का जो स्ट्रेटजी था हिमालय को लेकर के, हिमालय से डील करने के लिए, उस टाइम पे पैसेज का टोन किस प्रकार का था वो आप देखिए, ह्यूमरस एंड प्लेफुल, एंग्री एंड सरकास्टिक, सीरियस एंड इनसाइटफुल, और चौथा है सैड एंड डिस्करेज्ड। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या, जब आपको चतुर का स्ट्रेटजी जब आप देखोगे इस पैसेज को आप पढ़ोगे तो चतुर का स्ट्रेटजी जब डिस्क्राइब किया गया हिमालय के लिए कि किस प्रकार के स्ट्रेटजी से वो जो है ना हिमालय के साथ डील करता है, कैसे उसे बुद्धि से हरा देता है, तो वहां पर जो टोन आप देखोगे वो सीरियस एंड इनसाइटफुल होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया व्हाट डज चतुर यूज ऑफ फ्लैटरी सो अबाउट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल। यहाँ पर आपको कहा गया कि चतुर ने यहाँ पे चापलूसी का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर चतुर की चापलूसी से लोगों के प्रति उसकी जो समझ है उसके बारे में क्या पता चलता है, क्या हम लोग जान सकते हैं उसके बारे में। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन बोला गया है ही अंडरस्टैंड दैट प्राइड अफेक्ट्स पीपल्स बिहेवियर, वो ये समझता था कि किसी भी व्यक्ति को अगर घमंड में ले दिया जाए ना तो उससे उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। ओके, ये उसको पहला ऑप्शन में कहा गया कि ऐसा उसको समझ में आता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ही बिलीव्स दैट एवरीवन एक्ट्स बेस्ड ऑन काइंडनेस, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। तीसरा है ही थिंक्स पीपल ओनली रिस्पॉन्ड टू फोर्स, नहीं ऐसा भी नहीं है। चौथा है ही नोज पीपल अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बाय बीइंग नाइस, नहीं कभी कभी लोग कॉन्फ्लिक्ट को अच्छा बन करके ना बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहते हैं, मैक्सिमम आदमी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये चीज भी सही नहीं होगा। जिसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि वो समझता था कि किसी भी व्यक्ति को अगर प्राइड में यानी कि अगर घमंड में ला दिया जाए ना तो उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा, और वही उसने यहाँ पर किया भी था। हिमालय का बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो और बच्चों को परेशान करने लगता है एंड इससे चतुर बच जाता है और फिर हिमालय को ही पनिशमेंट मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय फिलिंग इन द ब्लैंक। आपको ब्लैंक को भरते हुए ना इसको कंप्लीट करना है, तो क्या है पहले वो पढ़ते हैं। बाय चूजिंग नॉट टू रिटेलिएट विद फोर्स चतुर डिमॉन्स्ट्रेटेड इमोशनल डैश इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि चतुर जो है वो फोर्स से रिटेलिएट नहीं करता, मतलब वो ताकत से जो है ना वो हिमालय को हराने की कोशिश नहीं करता है। ऐसा नहीं कि हिमालय उसे परेशान करे तो वो उसे लड़ने लगता है, नहीं वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता है। वो क्या करता है, अपने आप में इमोशनल क्या करता है, अपने आप को कंट्रोल करता है एंड बुद्धि लगा करके क्या करता है, हिमालय को हराता है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे हम लोग कंट्रोल लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कंट्रोल। यहाँ जो ब्लैंक आपको दिया गया इसमें हम लोग लिख सकते हैं कंट्रोल, तो ये आप कंट्रोल लिख सकते हैं। और दो तीन वर्ड्स यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन यहाँ पे बेसिकली वो किया गया था, वो अपने आप को कंट्रोल किया था। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया गया है जिसको यहाँ पे कंप्लीट करना है। हिमालय कुड नेवर ट्रबल चतुर एंड अदर स्टूडेंट्स अगेन बिकॉज। देखिए हिमालय जो है वो क्या करता है, चतुर को आगे चल करके कभी भी परेशान नहीं करता है एंड बाकी स्टूडेंट्स को ये परेशान नहीं करता है। क्यों,
क्यों नहीं करता है? क्योंकि अब उसे पनिशमेंट मिल चुकी थी, टीचर सब जान चुके थे कि ये जो हिमालय है वो सबको परेशान करता है एंड उसके लिए उसको ऑलरेडी पनिशमेंट मिल चुकी थी, जिसके चलते क्या होता है, जिसके चलते वो कभी भी किसी को परेशान करने की कोशिश नहीं करता है। तो बस वही चीज हम लोग लिख देंगे, बिकॉज द टीचर पनिश्ड हिम आफ्टर सीइंग हिज बिहेवियर टुवर्ड्स द अदर स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आप लोग इस ब्लैंक को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद 8 क्वेश्चन देखिए, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद इट्स सिनोनिम फ्रॉम द पैसेज। आपको बोला गया कि पैसेज में से ना आपको एक सिनोनिम निकालना है किसी वर्ड का, तो वर्ड क्या है? स्केयर। स्केयर का मतलब क्या होता है? डराना। तो देखिए क्या दिया गया, सेंटेंस पूरा पढ़ते हैं। द पुलिस ट्राइड टू स्केयर हिम इनटू साइनिंग अ कॉन्फेशन। तब यहाँ पे स्केयर का आपको जो है ना सिनोनिम निकालना है। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? सिनोनिम का मतलब होता है एक जैसा शब्द, यानी उसी के जैसा शब्द, उसी के जैसा अर्थ वाला शब्द। तो जब आप पूरे पैसेज को पढ़ोगे तो वहां पे आप देखोगे वहां पर एक वर्ड आया है जो कि है इंटीमिडेट, तो वो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सेकंड पैसेज में पढ़ते हैं। सेकंड पैसेज में फिर से बोला गया है पैसेज को ध्यान से पढ़िए, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपको उनका आंसर करना है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, पहले पैसेज से दूसरा पैसेज होता है ना वो हमेशा आसान होता है, क्योंकि दूसरे वाले पैसेज में कुछ क्वेश्चंस आपको डेटा बेस्ड दिए जाते हैं। बेसिकली ये जो पैसेज होता है वो फैक्चुअल पैसेज होता है, जहां पे आपको कुछ फैक्ट्स बताए जाते हैं, कुछ डेटा आपको दिए जाते हैं एंड उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दूसरा पैसेज हमेशा आसान होता है। यहाँ पर मैं इस पैसेज को पढ़ नहीं रहा हूँ, फिर से आपको खुद से इस पैसेज को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। मैं पूरा पैसेज आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, आप लोग पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़िए पहले। आई होप आप लोग पैसेज को वीडियो को पॉज करके पढ़ रहे होंगे। लास्ट में आपको एक पाई चार्ट दिया गया है, इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। मैं यहाँ पे इस पैसेज का आपको समरी नहीं बता रहा हूँ, ये आप लोग खुद से पढ़िए, उसका समरी आप लोग खुद से बनाइए, तभी आप लोगों का प्रैक्टिस हो पाएगा। पहला क्वेश्चन इसमें है आइडेंटिफाई द कोड विच मैचेस द थीम ऑफ द पैसेज। यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है, एक कोड को आइडेंटिफाई करना है जो इस पैसेज की थीम को मैच करता हो। इस पैसेज का जो थीम है, जो मेन आइडिया है, उसी के बेसिस पे आपको एक कोड यहाँ पर दिया गया, बहुत सारे कोड्स आपको दिए गए हैं, उसी बेसिस पे आपको क्या करना है ना, एक कोड को यहाँ पर चुनना है जो कि पैसेज के थीम को मैच करता हो। तो क्या क्या कोड है पहले वो देखिए। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, ये नेल्सन मंडेला का कोड है, ठीक है, इसको हम लोग रखते हैं। इंडस्ट्रीज एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, ठीक है। आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। सैनिटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिपेंडेंस। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो चौथा ऑप्शन है, अगर आप देखोगे तो ये सही होगा, क्योंकि इस पूरे पैसेज में ना आपको स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताया गया है, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताया गया है। एंड यहाँ पर गांधी जी का एक थॉट अगर आता है तो वो बिल्कुल सही होगा कि हाँ सैनिटेशन जो है ना वो आजादी से भी ज्यादा जरूरी है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे पैसेज में स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात किया गया है एंड यहाँ पे महात्मा जी का जो कोट है जो स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड है, तो वो यहाँ पे सही हो सकता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको ये स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है या फिर गलत है, वो आपको बताना है। द स्वच्छ भारत मिशन हैज ओनली फोकस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिंग इंडिविजुअल हाउसहोल्ड टॉयलेट्स विदाउट एड्रेसिंग द पब्लिक सैनिटेशन। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। अगर आप देख रहे हैं पूरा सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ, तो आपको इस आंसर को कमेंट करके बताना पड़ेगा। आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सारे आंसर्स का वेट करूंगा। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है व्हाट वाज द प्राइमरी हेल्थ बेनिफिट रिपोर्टेड बाय WHO एज अ रिजल्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। यहाँ पर आपको बोला गया है कि WHO जो है जब अपना रिपोर्ट बनाती है स्वच्छ भारत मिशन के बाद, तो उसमें उनको प्राइमरी हेल्थ बेनिफिट क्या दिखाई देता है वो आपको बताना है। तो अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है ये आपको पहले वाले पैराग्राफ में मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टिंग 3 लाख फीवर डायरियल डेथ्स इन 2019 कंपेयर टू 2014 ड्यू टू बेटर सैनिटेशन। अब देखिए यहाँ पे आपको आंसर भी मिल गया इसका कि WHO देखते हैं, WHO ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देखते हैं कि 2019 में जितने लोग मरे हैं ना, और 2014 में जितने लोग मरे थे डायरियल डिजीज से, यहाँ पर उनको 3 लाख का फर्क दिखाई देता है। और कैसे दिखाई देता है, तो सैनिटेशन के चलते ही दिखाई देता है। तो अब चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं, हम लोग ऑप्शन में इसी चीज को ढूंढेंगे। तो क्या है, पहला है डिक्रीज इन मैल न्यूट्रिशन रेट। ऐसा कुछ भी नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि डायरियल डिजीज के बारे में हमें खोजना है। दूसरा है डिक्रीज इन डेथ ड्यू टू डायरियल डिजीज। हाँ ये होगा, बिल्कुल यही सही होगा कि डेथ जो है वो डिक्रीज हो गया था, डायरियल डिजीज से जो डेथ हो रहा था वो डिक्रीज हो गया था कब, 2019 में। और 2014 में जो है ना ये बहुत ज्यादा था। जब स्वच्छ भारत मिशन आता है तो उसके बाद यहाँ पे हमें कमी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। मैंने आपको ये बता दिया कि इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग ऑप्शंस आर मार्क्ड असर्शन, ए एंड रीजन आर, रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले असर्शन
पढ़ना है, फिर आपको रीजन पढ़ना है। अब आपको ये देखना है कि असर्शन सही है, रीजन सही है, या फिर असर्शन गलत है, रीजन गलत है। अगर दोनों में से कोई एक भी गलत है तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो गया। अगर दोनों सही है तो फिर आपको ये देखना है कि जो रीजन है ना, ये इस असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर भी पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग पहले इसको पढ़ते हैं। द स्वच्छ भारत मिशन हैज कंट्रीब्यूटेड टू इंप्रूविंग द सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन इन रूरल एरियाज। यानी कि स्वच्छ भारत मिशन से क्या हुआ, स्वच्छ भारत मिशन से ना जो वुमेन्स रूरल एरियाज में, गांव देहात के इलाके में रहते थे, उनके सेफ्टी में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, ये बात आपको कहा गया है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ, असर्शन बिल्कुल सही होगा। आप पैसेज को पढ़िएगा चाहे नहीं पढ़िएगा, इसी स्टेटमेंट को आप लोग बिल्कुल करेक्ट ही बोलिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, रीजन क्या है। 93% ऑफ वुमेन इन ओडीएफ विलेज रिपोर्टेड फीलिंग एज सेफर आफ्टर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन। यानी कि आपको बोला गया है कि ओडीएफ विलेज में 93% वुमेन जो है ना, ये फील करती है कि जब टॉयलेट बन गया तो वो घर में बहुत ज़्यादा सेफ फील करने लगी। यानी कि जब टॉयलेट बना दिया गया तो वो घर में सेफ फील करने लगी। तो आप ये समझ गए कि ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही, यानी कि असर्शन भी सही हो गया और रीजन भी सही हो गया। अब दोनों चीजें यहाँ पर सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में। ऑप्शन ए में कहा गया है कि असर्शन जो है वो सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये बात गलत हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, पहले वाले ऑप्शन में आपको ये कहा गया कि स्वच्छ भारत मिशन से क्या हुआ, स्वच्छ भारत मिशन से जो है ना रूरल एरियाज में वुमेन्स का डिग्निटी सुधरा, वहां पर हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला। और रीजन में आपको कहा गया कि 93% वुमेन जो ये मानती है कि हाँ सुधार हुआ है। तो रीजन जो है वो सही तरीके से असर्शन को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी बेस्ट ड्रॉन फ्रॉम द गिवन पाई चार्ट। आपको एक पाई चार्ट दिया गया है, तो उस पाई चार्ट से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, पाई चार्ट में आपको क्या दिया गया है। पाई चार्ट में आपको दिया गया है सैनिटेशन स्टेटस इन पब्लिक प्लेसेस 2022। पब्लिक प्लेसेस में सैनिटेशन का स्टेटस कैसा है 2022 में, वो आपको बताया गया है। तो आपको यहाँ पर देखिए कुछ डेटा दिया गया है। पब्लिक प्लेसेस विथ मिनिमल स्टैग्नेंट वेस्ट वाटर 37%, पब्लिक प्लेसेस विथ मिनिमल लिटरिंग 33.4%, पब्लिक प्लेसेस विथ टॉयलेट्स 29.6%। ये आपको डाटा दिया गया है। अब चलिए इसमें क्या क्या ऑप्शन है पहले वो हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग इसका सही आंसर यहाँ पर करेंगे। तो क्या है, द अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयलेट्स इज हाईएस्ट अमंग ऑल सैनिटेशन इंडिकेटर्स इन पब्लिक प्लेसेस। यानी कि टॉयलेट्स का जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। यानी जो भी तीन चीज़ें आपको दी गई है उसमें सबसे क्या है, टॉयलेट का अवेलेबिलिटी है। तो क्या ऐसा कुछ है? चलिए एक बार देखते हैं टॉयलेट का डेटा क्या है। टॉयलेट है 29.6%। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए ये तो ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद अगला क्या है वो देखिए, एफर्ट्स टू रिड्यूस स्टैग्नेंट वेस्ट वाटर हैव शोन द मोस्ट वाइडस्प्रेड सक्सेस। हाँ, ये चीज हो सकता है। हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है लगभग 37 या 39% था। आप लोग जाकर एक बार देखिएगा, तो ये जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए, इसलिए मैंने आपको कहा था कि पैसेज 2 जो होता है ना वो ज्यादा आसान होता है पैसेज 1 के कंपेरिजन में, क्योंकि वहां पर आपको डाटा दिया जाएगा, आपको कुछ फैक्ट्स दिए जाएंगे, उसके ये बेसिस पे आपको जो है ना पैसेज 2 के आंसर्स करने होते हैं। आई होप आपको पैसेज 2 आसान लग रहा होगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको पैसेज 2 आसान लग रहा है फिर पैसेज 1 आसान लग रहा था। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग। आपको जो है इसको कंप्लीट करना है। तो आपको यहाँ पे कॉज दिया गया है, उसका क्या इफेक्ट हुआ, उसका क्या प्रभाव पड़ा वो आपको बताना है। तो क्या कॉज दिया गया पहले उसको पढ़ते हैं। टॉयलेट्स वर बिल्ट अंडर स्वच्छ भारत मिशन, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन के अंदर टॉयलेट्स बनवाए गए, ये आपको कॉज में दिया गया है। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ा, तो इसका इफेक्ट अभी जस्ट हम लोगों ने इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया, जो फोर्थ हम लोग क्वेश्चन हम लोगों ने किया, वहां पर इसका इफेक्ट हमें साफ तौर पर दिखाई देता है। क्या इफेक्ट था इसका? इसके इफेक्ट में आप लोग यहाँ पर एक चीज साफ तौर पर लिख सकते हैं कि 93% ऑफ वुमेन ओडीएफ विलेज रिपोर्टेड फीलिंग सेफर एट होम आफ्टर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन। ये चीज अगर आप लोग यहाँ पे लिख देंगे तो आपको इसका भी मार्क्स मिल जाएगा कि जब टॉयलेट्स बनाए गए स्वच्छ भारत मिशन के अनुसार, उसके अंदर जब टॉयलेट्स बनाए गए तो उसका क्या प्रभाव हुआ। तो उसका प्रभाव ये हुआ कि अब 93% वुमेन जो ओडीएफ विलेजेस में वो सेफर फील करती है, क्योंकि अब उन्हें बाहर जाना नहीं पड़ता है। तो वो चीज आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, एनालाइज एंड कंपेयर द फोकस ऑफ फेज 1 एंड फेज 2 ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, स्वच्छ भारत मिशन का 2 फेज बताया गया इस पैसेज में, फेज 1 और फेज 2। अब दोनों के बारे में आपको यहाँ पे कंपेयर करना है कि फेज 1 का क्या फोकस था और फेज 2 का क्या फोकस था। वो चीज आप लोग यहाँ पे बताना है कि फेज 1 में किस चीज पे फोकस किया गया और फेज 2 में किस चीज पे फोकस किया गया। अब आप लोग यहाँ पर अगर पैसेज को देखोगे तो पैसेज 1 में फेज 1 के बारे में देखिए, इस पैराग्राफ में आपको बताया गया, फर्स्ट वाले पैराग्राफ में आपको फेज 1 के बारे में बताया गया है कि लगभग 100 मिलियन से भी ऊपर इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स में जो है ना टॉयलेट्स को बिल्ड करवाया गया। एंड 2019 के आसपास, अक्टूबर 2019 के आसपास जो है 6 लाख विलेजेस जो है उन्हें ODF फ्री यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित किया गया कि कोई भी व्यक्ति जो है बाहर में शौच क्रिया नहीं कर रहा है। तो उन सारी चीज़ों से उसको फ्री घोषित किया गया। ये किया गया था फेज 1 में। और फेज 2 का हमें कहाँ मिलेगा, जो आप पैसेज को पढ़ोगे तो
फेज 2 का जो है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा थर्ड पैराग्राफ में। तो आपको क्या करना है, पहले दोनों फेजेस के बारे में बताना है कि दोनों में क्या क्या किया गया एंड दोनों को कंपेयर भी आपको यहाँ पर करना है। याद रखिएगा, आपको बताने के बाद कंपेयर भी करना है, कंपेयर नहीं कीजिएगा मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग खुद से कर दीजिएगा, मैंने आपको बता दिया कि इसका आंसर आपको कहाँ पर मिलने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है पेयर द की फीचर्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन विद देयर आउटकम्स। यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है, आपको जो है ना स्वच्छ भारत मिशन का जो की फीचर्स है उसका यहाँ पे मैचिंग करना है उनके आउटकम्स के साथ। तो पहला क्या है, नंबर ऑफ विलेजेस डिक्लेयर्ड ODF बाय अक्टूबर 2019। तो अभी जस्ट हम लोगों ने इसको डिस्कस किया, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि 1 का डी कहाँ कहाँ है। तो 1 का डी ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर सी में है, मतलब बी और डी तो आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले में क्या बोला गया है, एवरेज एनुअल हेल्थ सेविंग पर ODF हाउस होल्ड। तो चलिए हम लोग पहले पैसेज देखते हैं कहाँ पर इसके बारे में बात किया गया। वो अगर मिल जाएगा तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास तुरंत निकल करके आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, एडिशनली हाउस होल्ड्स इन ODF विलेजेस सेव्स एन एवरेज ऑफ ₹5,000 एनुअली ऑन हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंस। तो ये आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 50,000 रुपया आसपास में सभी का बचा। तब यहाँ पे हम लोग चलिए इसका जो सेकंड कॉलम है उसमें देखेंगे कहीं 50,000 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। एवरेज एनुअल हेल्थ सेविंग पर ODF हाउस होल्ड वो क्या हो जाएगा, INR 50,000। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी, 4 का ए। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को सेकंड पैसेज आसान लग रहा होगा। इसके बाद 9th क्वेश्चन देखिए, चूज द वर्ड विच डज नॉट मीन द सेम एज इंप्रूवमेंट। यानी आपको यहाँ पर बोला गया है कि आपको उस वर्ड को चुनना है जिसका मतलब जो है इंप्रूवमेंट जैसा नहीं होता है। यानी कि कहने का मतलब इंप्रूवमेंट का क्या मतलब होता है, सुधार होना, ओके। और तो आपको यहाँ पर ऐसे वर्ड को चुनना है जिसका मतलब सुधार होना नहीं होता है। तो क्या क्या है, पहला है एडवांसमेंट, दूसरा है सस्टेनेंस, तीसरा है प्रोग्रेस और चौथा है इनहैंसमेंट। तो देखिए इनहैंसमेंट का मतलब क्या होता है, सुधार होना ही होता है। अगर आप देखोगे तो इनहैंसमेंट और इंप्रूवमेंट जो है ना आपस में क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, सस्टेनेंस। सस्टेनेंस इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंप्रूवमेंट और सस्टेनेंस में आसमान जमीन का अंतर होता है। बाकी प्रोग्रेस, एडवांसमेंट, इनहैंसमेंट ये सारे जो है ना वो इंप्रूवमेंट के जैसे ही होते हैं, सुधार होना ही इनका मतलब होता है। इसके बाद 10th क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है कि आपको एक एनालॉजी को कंप्लीट करना है। टॉयलेट जो है वो सैनिटेशन से रिलेटेड है, तो वेस्ट मैनेजमेंट किससे रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्लीन लाइननेस। वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो क्लीन लाइननेस से रिलेटेड है, तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसके बाद 11th क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसमें बोला गया है फेज 2 ऑफ SBM फोकसेस ऑन सस्टेनिंग ODF स्टेटस। राइट अ वर्ड सिनोनिम दैट कैन सुटेबली रिप्लेस सस्टेनिंग इन द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। यहाँ पर बोला गया है कि SBM का जो फेज 2 था ना वो क्या करता है, ODF स्टेटस को सस्टेन करने के लिए फोकस करता है, यानी कहीं ना कहीं मेंटेन करने के लिए फोकस करता है कि ODF का जो स्टेटस फिलहाल है वो मेंटेन रहे। यानी कि अभी बहुत कम लोग बाहर जाकर के शौच ये सब का क्रिया कर रहे हैं, तो वो आगे भी मेंटेन रहे। तो इस चीज़ के लिए लोग, इस चीज़ के लिए फेज 2 में फोकस किया गया कि नहीं ये चीज़ जारी रहनी चाहिए। तो आपको आगे क्वेश्चन में ये बोला गया है ना कि यहाँ पे जो सस्टेनिंग वर्ड आपको दिख रहा है इसको क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है। इसको जो है ना किसी दूसरे वर्ड से आपको यहाँ पर रिप्लेस करना है ताकि ये सस्टेनिंग यहाँ पर से हट जाए। इसको आपको यहाँ पर रिप्लेस करना है और आपको मीनिंग सेम रखना है, यानी कि जो सेंटेंस का मीनिंग होगा वो सेम होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, सस्टेन को यहाँ पर जो है ना रिप्लेस कर देना। सस्टेन के अलावा जो है यहाँ पे आपको दूसरा वर्ड रख देना है। तो सिंपल सा बात आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि सस्टेन को हटा करके हम लोग यहाँ पे मेंटेनिंग लिख सकते हैं। सस्टेनिंग को हटा करके मेंटेनिंग लिख सकते हैं, क्योंकि सेकंड फेज में यही फोकस किया गया कि ODF को कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे उसको जारी रखा जाए। अभी लोग कम जा रहे हैं बाहर, तो बाद में भी लोग कम ही जाए, तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो है ना यहाँ पर वो काम को किया गया था, फेज 2 को लॉन्च किया गया था। तो मेन आइडिया फेज 2 का यही था। तो यहाँ पे हम लोग सस्टेनिंग की जगह पे क्या कर देंगे, सस्टेनिंग की जगह पे हम लोग यहाँ पे मेंटेनिंग कर सकते हैं। तो आप लोग इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा। मेंशन एनी वन बेनिफिट ऑफ ODF ओपन डिफिकेशन फ्री फॉर पीपल लिविंग इन रूरल इंडिया। अब आपको यहाँ पर बोला गया है कि आपको जो है ना ODF का कोई एक बेनिफिट यहाँ पर बताना है। ODF का कोई एक बेनिफिट आपको यहाँ पर बताना है वैसे लोगों के लिए जो रूरल इंडिया में रहते हैं। तो वैसे लोगों के लिए आपको जो है ना ODF ओपन डिफिकेशन फ्री का कोई एक बेनिफिट यहाँ पर बताना है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, ODF के चलते क्या हुआ था रूरल इंडिया में कि लोग जो है ना वो बहुत कम जा रहे थे बाहर, ये तो उसका इफेक्ट था। लेकिन उसके चलते हुआ क्या था कि लोगों का जो हेल्थ एक्सपेंसेस था, लोग जो हेल्थ पे खर्चा करते थे उसमें कमी देखने को मिली थी, क्योंकि अब लोग बाहर जाकर के रेफिकेट नहीं कर रहे थे। तो उसके चलते क्या हुआ, उसके चलते जो बीमारियां फैल रही थी वो बची एंड लोग उससे बचे, उनका जो हेल्थ है वो सुधरा। तो वो चीज हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि लोगों का हेल्थ इंप्रूव हुआ, जिसके चलते उनका जो हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंस था, जो खर्चा था, उसमें कमी देखने को मिली। तो वो चीज आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए सेक्शन बी में जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया, जो क्वेश्चन बी का थर्ड क्वेश्चन, इसमें बोला गया है यू आर राहुल/रिया द स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ DAV पब्लिक स्कूल चंडीगढ़, राइट अ नोटिस टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग ऑल मेंबर्स ऑफ द स्पोर्ट्स काउंसिल अबाउट अ मीटिंग
फॉर द अपकमिंग स्पोर्ट्स डे मेंशन ऑल नेसेसरी डिटेल्स, वर्ड लिमिट 50। यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको जो है ना खुद को स्पोर्ट्स कैप्टन मानना है डीएवी पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ के। आपका नाम राहुल या रिया रहेगा और आपको क्या करना है, एक नोटिस लिखना है अपने स्कूल बोर्ड में डिस्प्ले करने के लिए। स्कूल बोर्ड के लिए आपको एक नोटिस लिखना है जहां पर आप क्या करेंगे, जहां पर आप स्पोर्ट्स काउंसिल के सभी मेंबर्स को इन्फॉर्म करेंगे कि अपकमिंग स्पोर्ट्स डे के लिए, आने वाला जो स्पोर्ट्स डे है उसके लिए एक मीटिंग होने वाला है, तो उसमें सारे मेंबर्स प्रेजेंट हो। स्पोर्ट्स काउंसिल का एक मीटिंग होगा, उसके लिए आप लोगों को सारे मेंबर्स को इन्फॉर्म करना है। वर्ड लिमिट आपका ध्यान रहे कि आपका 50 ही रहेगा, वर्ड लिमिट आपको 50 के अंदर ही लिखना है, पहला बात। दूसरा बात आपको यहाँ पर यह भी करना है कि सारे नेसेसरी डिटेल्स, यानी कि मीटिंग कहाँ होगा, कितने बजे होगा, किस दिन होगा, इन सारी चीजों के बारे में आपको नेसेसरी डिटेल्स, जो जरूरी डिटेल्स हो सकते हैं, वो सारे भी यहाँ पर देने हैं। लेकिन वर्ड लिमिट आप लोग ध्यान रखिएगा 50 वर्ड का ही रहेगा। अब एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि राइटिंग सेक्शन के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको सबसे पहले फॉर्मेट पता होना चाहिए। यानी कि फॉर्मेट का मतलब क्या होता है कि लेटर का फॉर्मेट क्या है, नोटिस का फॉर्मेट क्या है, लिखते कैसे है, ढांचा क्या होगा हमको लिखने का, वो चीज़ पहले आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, लेटर हो चाहे नोटिस हो चाहे ईमेल हो, इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मेट पता करना है कि आखिर लिखने का फॉर्मेट क्या है। तो हम लोगों ने फॉर्मेट को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को कुछ वीडियोस का लिंक दिया गया है जहां पर हम लोगों ने सारे फॉर्मेट्स को डिस्कस किया। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उसको भी जाकर के देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको नोटिस का एक सिंपल फॉर्मेट बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग एक डब्बा बना लेते हैं। ओके, हम लोग सबसे पहले एक डब्बा बनाते हैं। डब्बा बनाने के बाद जो आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जाता है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो हम लोग ऊपर लिखते हैं। मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम ऊपर में क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग ऊपर में ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं। उसके बाद ये ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को इस चीज़ को बीच में लिखना है, यहाँ पर बीच में। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे लिखना है नोटिस। ऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या आएगा, नोटिस, बड़े कैपिटल वर्ड में आपको नोटिस लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट लिखना है। फिर आपको जो आपने नोटिस लिखा है उसका हेडिंग आपको यहाँ पर देना है। उसका हेडिंग कहाँ रहेगा, यहाँ पर बिल्कुल डेट के सीधा सामने ही आपको यहाँ पर हेडिंग देना है। उसके बाद हेडिंग देने के बाद आप यहाँ पर से लिखना शुरू करेंगे, यू आर इन्फॉर्म। जिस प्रकार से आप जो भी लिखते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म, वो सारी चीजें आप यहाँ पर से लिखना शुरू करेंगे, सारी चीजें लिखेंगे। फिर आपको नेसेसरी डिटेल्स करके मोर इन्फॉर्मेशन आर गिवन बिलो करके आप लोग यहाँ पर वो सारी चीजें बताएंगे, जैसे कि डेट क्या है, टाइम क्या है, वेन्यू क्या है, वो सारी चीजें आप यहाँ बताएंगे कि हाँ स्कूल ऑडिटोरियम में मीटिंग होगा, या फिर किसी पर्टिकुलर क्लास में मीटिंग होगा, किसी पर्टिकुलर लैब में मीटिंग होगा, ठीक है, स्पोर्ट्स रूम में मीटिंग होगा। तो वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे बता देंगे। उसके बाद लास्ट में आप लोग लिख देंगे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अंडरसाइन। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, नोटिस को लिख सकते हैं। अब नोटिस लिखते समय आपको एक बात ध्यान देना है कि आप लोग को जो है ना सारी चीज़ें 50 वर्ड के अंदर रहते हुए ही करना है। 50 वर्ड से आपको बाहर नहीं जाना है, सारी चीज़ें आपको 50 वर्ड के अंदर ही करने हैं। इसीलिए आप लोग जो है ज़्यादा मत लिखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको बताना नहीं है। सिंपल सा नोटिस रहेगा, आपको बेसिकली डिटेल देना है कि क्या क्या चीज़ें आप उसमें बता दें, क्या क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें। और हाँ, लास्ट में जब आप अंडरसाइन के बाद लिख दोगे तो लास्ट में पूरे बॉक्स में जो आप सारी चीज़ों कर लोगे, तो जब आप लोग ये लिख दिए फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अंडरसाइन, तो लास्ट में आपको यहाँ पर अपना नाम भी लिखना है और आपका क्या डेजिग्नेशन, आप किस पद में है, वो भी आपको यहाँ पर बताना है, तब जाकर के आपको मार्क्स मिलेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, आप किस टाइप से लिखे, आपका फ्लुएंसी क्या, आपने किस किस टाइप के वर्ड का यूज़ किया है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद उसमें डेट का फॉर्मेट क्या है, उन सारी चीज़ों पर आपको जो है ना मार्क्स मिलता है। डेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो बता देता हूँ। डेट का फॉर्मेट कुछ ऐसा होना चाहिए, मान लीजिए आज का डेट जो है वो है 23 जनवरी 2025। फॉर एग्जाम्पल मेरे को भी डेट ले रहा हूँ 23 जनवरी 2026, ठीक है। आज का डेट क्या है, 23 जनवरी 2026। तो आपको इस टाइप से डेट वहां पर लिखना है। यानी कि ये जो जनवरी रहेगा, ये आप ऐसा नहीं 01 नहीं लिख सकते, आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं 23 जनवरी 2026, नहीं, आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर ना, यहाँ पर जनवरी ही लिखना पड़ेगा इंग्लिश में। तो ये डेट का फॉर्मेट होगा, उसी हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाते हैं। एंड एक बार ध्यान रखिएगा कि कंटेंट में क्या लिखना है, कि क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कौन करवाने वाला है, कहाँ होने वाला है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग कंटेंट में लिखते हैं। इसके बाद इसी क्वेश्चन में आप देखिए और करके दिया गया है, यू आर पूजा स्लैश पीयूष, अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 8 एट डीएवी पब्लिक स्कूल थाने। यू हैव रिसेंटली मूव टू अ न्यू एड्रेस। राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग एन अपडेट ऑफ योर रेसिडेंशियल एरियाज इन द स्कूल रिकॉर्ड्स। अब आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो है ना अपने आप को पूजा या फिर पीयूष मानना है। अगर लड़के हैं तो आप पीयूष मानिए, लड़की है तो आप पूजा मानिए खुद को। आप क्या है, आप डीएवी पब्लिक स्कूल थाने में ग्रेड 8 में पढ़ने वाले एक बच्चे हैं और आप जो है ना अभी एक नए एड्रेस पे चले गए हैं। आप जो है ना अपना घर बदल लिए हैं। तो अब आपको क्या करना है, अपने नए एड्रेस को अपडेट करने के लिए, आपका जो स्कूल रिकॉर्ड है उसमें अपने नए एड्रेस को अपडेट करने के लिए आपको अपने प्रिंसिपल को एक ईमेल लिखना है। तो आपको ईमेल जो है फॉर्मली लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने प्रिंसिपल से बात कर रहे हो। तो अपने प्रिंसिपल को आपको एक ईमेल लिखना है। आप उनको कहेंगे सर मेरा जो है ना आप एड्रेस बदल दीजिए। तो उसके लिए आपको अपने प्रिंसिपल को यहाँ पर ईमेल लिखना है।
ओके तो अब ईमेल के लिए हम लोग क्या जानते हैं, ईमेल के लिए हम लोग जानते हैं कि ईमेल का भी अपना फॉर्मेट होता है, उसमें भी हम लोग डेट, फ्रॉम, सब्जेक्ट, सीसी, बीसीसी ये सारी चीज़ें लिखते हैं, फिर कंटेंट लिखते हैं, फिर लास्ट में हम लोग अपना सारा चीज़ बताते हैं। और इसके लिए भी जो वर्ड लिमिट रहेगा वो 50 वर्ड्स का ही रहेगा, 50 वर्ड्स के अंदर रहते हुए आपको इस वहाँ पर लिखना है। तो अब देखिए आपको ईमेल का फॉर्मेट पता होना चाहिए। ईमेल का फॉर्मेट आप लोग जा करके देख लीजिएगा। ईमेल का फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, मैंने नोटिस का आपको बता दिया। जो और वाला क्वेश्चन है ईमेल वाला, इसका फॉर्मेट आप लोग जा करके देखिएगा। वीडियो को मैं अननेसेसरली यहाँ पे लंबा नहीं करना चाहता हूँ, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। आपको ईमेल का फॉर्मेट भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक दिया गया है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, यू आर यश यशिका ए रेसिडेंट ऑफ 124 मॉडल टाउन न्यू दिल्ली, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन द चेंजिंग ट्रेंड्स इन फैमिली स्ट्रक्चर्स एंड सोशल वैल्यूज इन टुडेज सोसाइटी। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि आपको जो है ना खुद को यश या फिर यशिका मानना है, और आपका एड्रेस भी दिया गया है कि आप जो है ना 124 मॉडल टाउन न्यू दिल्ली के रेसिडेंट है, यानी कि वहाँ के आप निवासी हैं। आपको क्या करना है, आपको जो है ना एक लेटर लिखना है, और किसको लिखना है, तो एडिटर को लिखना है। किसके एडिटर को लिखना है, तो आप किसी भी एडिटर को लिख सकते हैं। एक नेशनल डेली न्यूज़पेपर होना चाहिए, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, उस टाइप के न्यूज़पेपर्स को जो है ना आपको क्या करना है, एक पत्र लिखना है, एक लेटर लिखना है, जहां पर आप क्या करेंगे, जहां पर आप बताएंगे कि किस प्रकार से फैमिली का स्ट्रक्चर आज के टाइम पे चेंज होता हुआ दिख रहा है, लोगों के अंदर जो सोशल वैल्यूज है उसमें आज के टाइम पे किस प्रकार के बदलाव दिखाई दे रहे हैं, क्यों ऐसे बदलाव और इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को जो है ना बच्चों एक लेटर लिख करके एडिटर को बताना है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आया बच्चों, ये टोटल आपके 8 मार्क्स का, मतलब आपके 80 मार्क्स के पेपर में सबसे जो मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन है वो यही है, जो कि 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। यानी कि अगर आप इस क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब देखिए चूंकि ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है तो आपको इसमें 8 मार्क्स जैसा लिखना भी पड़ेगा। आपको जो है ना 100 से 120 वर्ड्स में ही चीज़ों को लिखना है। आपको ऐसा नहीं कि 200 वर्ड्स 300 वर्ड्स में लिखना नहीं, आपको 100 से 120 वर्ड में ही लिखना है। लेकिन जरूरी ये है कि आप क्या लिख रहे हैं इस पर आपको ध्यान देना है। आपको जो है ना टू द पॉइंट बातों को ही लिखना है, आप बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे। उसके बाद आपको फॉर्मेट का पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आप फॉर्मेट ही जानिए, लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट क्या। फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूं। तो लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट कैसा होता है वो देखिए। सबसे पहले हम लोग ऊपर में लिखते हैं सेंडर एड्रेस, कि हम लोग ये लेटर को लिख कहां से रहे हैं। सबसे ऊपर में आता है सेंडर एड्रेस, उसके बाद नीचे में आता है रिसीवर एड्रेस। ठीक है, जो भेज रहा है सबसे पहले उसका, फिर रिसीवर जहां पे भेज रहा है उसका, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, फिर आता है डेट, यानी कि किस डेट किस तारीख में ये जो लेटर है वो लिखा जा रहा है। इसके बाद हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, कि आखिर इस लेटर को लिखने के पीछे का रीजन क्या है, क्यों हम लोग इस लेटर को लिख रहे हैं। सबसे पहले क्या है, सेंडर एड्रेस, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर डेट, फिर सब्जेक्ट। उसके बाद आता है सैल्यूटेशन, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं लेटर को। जैसे कि सैल्यूटेशन का मतलब हो गया डियर सर, या फिर सर आप लोग लिख दीजिए सिंपली, ओके, वो सारी चीजें। एंड लास्ट में फिर हम लोग लेटर को स्टार्ट करते हैं। पूरा सैल्यूटेशन ये सब कंप्लीट करने के बाद मेन जो बात आता है वो आता है कंटेंट का, कि आप लोग बेसिकली लेटर में लिख क्या रहे हो। आपको एक बात ध्यान रखना है कि इस लेटर का जो कंटेंट होगा ना बच्चों, वो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। और ये कैसे पता चलेगा, तो इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप लोग का जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ऑलरेडी आपके इंग्लिश के सिलेबस में बताया हुआ होता है। आपको सिलेबस में बताया जाता है कि क्या क्या टॉपिक्स में से ना ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगर आप वो नहीं जानते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को सिलेबस वाले वीडियो का लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर के सिलेबस को जरूर देख लीजिएगा। वहां पर से आपको ये पता चल जाएगा ना कि इस 8 मार्क्स में कौन कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चन आ सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा, टोटल जो है ना आपको 8 से 10 टॉपिक्स दिए जाते हैं, एंड उसी में से किसी 2 टॉपिक को उठा करके इस 8 मार्क्स के क्वेश्चन में दिया जाता है, एंड उसमें से भी किसी एक को ही आपको करना होता है। मतलब आपको टॉपिक ऑलरेडी बताया हुआ है, और टॉपिक के साथ साथ जो कंटेंट आपको लिखना होता है इस वाले में, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है ना, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आई बटन पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग जा करके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। वहां पर से आप लोग का जो है ना 8 मार्क्स पूरा कंफर्म हो जाएगा कि 8 मार्क्स में आप लोगों को क्या क्या कंटेंट लिखना है वो आपको पता चल जाएगा। तो आप लोग उस वीडियो को जाकर के जरूर देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन के कंटेंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जो कंटेंट है ना वो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी आप लिख पाओगे। तो इसका जो कंटेंट है वो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। इसके बाद इसमें जो और करके दिया गया है वो देखिए, कंपैशन इज द लैंग्वेज ऑफ हर्ट दैट द होल वर्ल्ड अंडरस्टैंड्स इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिट टू कंपैशनेट सोल। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है ना, आपको जो है ना एक आर्टिकल लिखना है। 100 से 120 वर्ड में आपको आर्टिकल लिखना है अपने स्कूल मैगजीन के लिए, और उसका टॉपिक क्या रहेगा, उसका जो टॉपिक है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, कंपैशन कैन हेल्प बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। यानी कि कंपैशन से जो है ना एक अच्छा वर्ल्ड, एक अच्छी दुनिया तैयार हो सकती है, उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर आर्टिकल को लिखना है।
अब देखिए यहाँ पे जो आर्टिकल है बच्चों, इसका फॉर्मेट आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आर्टिकल का फॉर्मेट क्या होता है। आर्टिकल का फॉर्मेट होता है कि सबसे पहले हम लोग जो हेडिंग होता है ना वो ऊपर लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया कंपैरिजन कैन बिल्ड हेल्प अ बेटर वर्ल्ड, तो ये आप लोग ऊपर लिखेंगे। उसके बाद आपको अगर कुछ नाम दिया हुआ है तो वो आप यहाँ पे नीचे लिखेंगे बाई करके। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया बाई सान्या या सलमान, तो अगर आप लड़की है तो आप यहाँ पे सान्या लिखेंगे, और अगर आप लड़के हैं तो आप यहाँ पर जो है सलमान लिख सकते हैं। तो यही उसका फॉर्मेट है। आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट काफी सिंपल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर में हेडिंग लिखना है, उसके बाद आपको बाई करके नीचे में लिख देना है, तो आपको जो है इसका फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ कंटेंट लिखना है कि आप उसके बारे में क्या क्या चीजें बताना चाहते हो, वो आप यहाँ पर लिखोगे। यहाँ पे भी आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो है ना 3 पैराग्राफ में लिखने होते हैं। 3 पैराग्राफ लिखने से क्या होता है, अच्छा आपको देखने में भी लगता है और उसमें आप सारी चीजों को ऐड भी कर पाओगे क्या क्या चीजें आप लिख रहे हो। तो पहले वाले में आप बेसिक इंट्रोडक्शन दोगे, जो बीच वाला पैराग्राफ रहेगा उसमें आप काफी ज्यादा डिटेलिंग दोगे, उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीजें। एंड लास्ट में जो थर्ड पैराग्राफ होगा उसमें आप कंक्लूजन लिखोगे कि ऐसा करने से क्या होगा वो सारी चीजें वो आप थर्ड पैराग्राफ में लिखोगे। एंड हाँ, इसका भी जो कंटेंट होगा ना बच्चों, वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा, आप उसका कंटेंट जाकर के पढ़ लीजिएगा। हो सके तो हल्का सा याद भी कर लीजिएगा। याद करने का मतलब वो नहीं कि आपको पूरा अलर्ट लेना है, चीजों पे ध्यान देना है कि आप उसमें लिखोगे क्या, उसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन 4 का जो है ना दोनों का कंटेंट डिस्कस नहीं किया। कंटेंट आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि कंटेंट जो है वो डिस्कस करने वाला चीज नहीं है। इसके बाद 5th क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन जो है ना बच्चों वो ग्रामर सेक्शन का है। अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन देखे वो राइटिंग सेक्शन के देखे, अब जो है ग्रामर सेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में पहले वाले पार्ट में बताया था कि जो ग्रामर सेक्शन होगा, जो राइटिंग सेक्शन होगा वो आपका 30 मार्क्स का होगा एंड वो मिला हुआ रहेगा। तो वही चीज है, आपके 4 क्वेश्चन तक यानी चौथे क्वेश्चन तक ग्रामर राइटिंग सेक्शन था एंड 5वें क्वेश्चन से अब क्या है, अब ग्रामर सेक्शन है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया वो भी देखते हैं। द फॉलोइंग पैसेज हैज नॉट बीन एडिटेड, वन वर्ड इज मिसिंग इन ईच लाइन, राइट द मिसिंग वर्ड along with words before and after it। यहाँ पर आपको कहा गया है कि इस पैसेज को ना एडिट करके नहीं दिया गया, यानी जो पैसेज है वो सही नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बोला गया है कि हर एक लाइन में ना कोई एक वर्ड जो है वो मिसिंग है, कोई एक वर्ड जो है वो कम है। आपको मिसिंग वर्ड लिखना है और साथ ही साथ जो है ना वो वर्ड भी लिखना है जो उसके पहले आ रहा हो और वो वर्ड भी लिखना है जो उसके बाद आ रहा हो। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको क्या करना है, आपको ना एक पैसेज दिया गया है और उस पैसेज के हर एक लाइन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, यानी कि कुछ ना कुछ जो है ना गायब है, वहां पे नहीं लिखा गया है सही से। तो आपको क्या करना है, जो भी चीज वहां पे नहीं लिखा गया है उसके पहले वाला एक वर्ड लिखना है एंड उसके बाद वाला एक वर्ड लिखना है। आइए हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं। पैसेज क्या है, टॉलरेंस इज इंपॉर्टेंट वर्च्यू इट अलाउज। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको दिया गया टॉलरेंस इज इंपॉर्टेंट वर्च्यू। यहाँ पे सिर्फ इज इंपॉर्टेंट वर्च्यू नहीं होगा, इज के बाद कुछ आएगा और इंपॉर्टेंट से पहले कुछ आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी वॉवेल से स्टार्ट होता है ना कोई वर्ड तो उसके पहले जो है एन आता है। यहाँ पे एन आना चाहिए था, एन आपको नहीं दिया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इज एन इंपॉर्टेंट वर्च्यू ऐसा होना चाहिए था। तो हम लोग वो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, जो आपको बिफोर दिया गया है, यानी कि जहां पर भी आप वर्ड नया ऐड कर रहे हैं उससे जस्ट पहले कौन सा वर्ड था वो आपको लिखना पड़ेगा और उसके बाद जो है कौन सा वर्ड था वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या था, उसके बाद इंपॉर्टेंट था तो वो हम लोग लिखेंगे आफ्टर में, एंड जहां पे आप वर्ड ऐड किए हैं उससे पहले क्या है, तो उससे पहले इज है तो वो हम लोग लिखेंगे बिफोर में। तो इसका आंसर कैसे होगा वो देखिएगा और ध्यान रखिएगा कि हर एक चीज पे मार्क्स, अगर आप बिफोर को छोड़ेंगे तो भी मार्क्स काटा जाएगा, आफ्टर को छोड़ेंगे तो भी मार्क्स काटा जाएगा एंड मिसिंग वर्ड को छोड़ेंगे तब तो मार्क्स काटा ही जाने वाला है। ओके, आगे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले बिफोर में हम लोग लिखेंगे, बिफोर में क्या लिखेंगे, बिफोर क्या है, जहां भी आप वर्ड लगा दो उससे पहले क्या है, उससे पहले कौन सा वर्ड है, तो इज है, तो वहां पे हम लोग इज लिखेंगे। उसके बाद मिसिंग वर्ड कौन सा है, तो मिसिंग वर्ड हम लोग वहां पे एन ऐड कर रहे हैं और आफ्टर उसके बाद कौन सा वर्ड है, एन के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है, तो इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। इस प्रकार से आप लोग अगला वर्ड लिखेंगे इंपॉर्टेंट। आप ध्यान दीजिएगा कि आपको जो है ना तीनों वर्ड्स यानी कि तीनों वर्ड्स आपको लिखने हैं, आफ्टर में भी लिखना है, मिसिंग वर्ड में भी लिखना है, बिफोर में भी लिखना है, ये यहाँ पर जरूरी रहेगा। इसके बाद आगे देखिए अगला लाइन क्या है, इट अलाउज पीपल लिव इन पीस एंड हार्मोनी ए टॉलरेंट। अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड लाइन दिया गया है इसमें भी कुछ मिसिंग है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इट अलाउज पीपल, तो पीपल के बाद लिव इन दिया गया है डायरेक्टली, नहीं ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे होगा पीपल टू लिव इन, पीपल टू लिव, इस प्रकार से होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे टू नहीं दिया गया है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा पीपल, पहले हम लोग बिफोर में लिखेंगे पीपल, उसके बाद हम लोग यहाँ पे मिसिंग वर्ड में लिखेंगे टू और फिर आफ्टर में क्या लिखेंगे लिव, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे पीपल टू लिव, तब जाकर के ना यहाँ पे सही हो पाएगा ये
पूरा का पूरा सेंटेंस। ओके, अगला देखिए, ए टॉलरेंट पर्सन एक्सेप्ट्स डिफरेंसेस अदर्स एंड रिस्पेक्ट्स देयर बिलीफ्स। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप हल्का सा भी दिमाग लगाएंगे ना तो इसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। क्या दिया गया है? ए टॉलरेंट पर्सन एक्सेप्ट्स डिफरेंसेस, डिफरेंसेस के बाद डायरेक्ट अदर्स दिया गया, नहीं ऐसा नहीं होगा, डिफरेंसेस इन अदर्स, डिफरेंसेस इन अदर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिसिंग वर्ड में क्या आएगा? मिसिंग वर्ड में आएगा इन। यहाँ पे इन जो है वो मिसिंग है, उसके बाद बिफोर, उससे पहले जहां भी आप वर्ड लगा रहे हैं नया वर्ड, उसके पहले कौन सा है? तो यहाँ पे बिफोर में हम लोग लिखेंगे डिफरेंसेस और आफ्टर में क्या लिखेंगे? पूरा लिख लीजिएगा आप लोग, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। और आफ्टर में हम लोग क्या लिखेंगे? अदर्स। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए बच्चों, एक बात ध्यान से समझिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आप लोगों को ग्रामर आता होगा, जब आप ग्रामर की प्रैक्टिस किए होंगे। देखिए इसमें कोई बहुत बड़ा ग्रामर नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सिंपल सा ग्रामर लग रहा है कि आपको सेंटेंस का ज्ञान है या फिर नहीं, आपको जो है ना सेंटेंस फ्रेम करना आता है या नहीं, कोई सेंटेंस में कोई वर्ड गायब है तो आप उसको खोज करके दिमाग लगा करके लिख सकते हो या फिर नहीं। और ये चीज आप तभी कर पाओगे जब आप ऐसे 5-6 क्वेश्चंस बनाओगे। आपको पहले क्या करना है, आपका जो इंग्लिश प्रैक्टिस बुक है ना, उसमें वो सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं इस टाइप के, जिसको प्रैक्टिस करके आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स ला सकते हो। आप इंग्लिश प्रैक्टिस के बुक के क्वेश्चन को नहीं करना चाहते हो तो आपको जो है ना, मैंने प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, वो आपको डीएवी क्लास सेट के स्पेशल प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पर से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वहां पर ना मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर डाले हुए हैं जहां पर इस टाइप के इतने सारे क्वेश्चन है ना कि अगर आप करके चले जाओगे ना तो आप लोग पक्का इसमें 4 मार्क्स ले आओगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है वो पूरा प्रैक्टिस का है। अगर आपको प्रैक्टिस किया हुआ है, अगर आप ग्रामर का हल्का बेसिक रूल भी जानते हैं, कहां पर क्या मिसिंग है, कैसे सेंटेंस फ्रेम होता है, अगर आप वो चीज जानते हैं ना तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द अदर हैंड, इनटॉलरेंस लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। तो अब यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, यानी यहाँ पे कहाँ पे मिसिंग है इस वाली लाइन में, ये जो 4th लाइन है इसमें कहाँ पे मिसिंग है, ये आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये चीज आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मुझे आप सभी के कमेंट्स का वेट होगा। जिसका भी कमेंट सबसे पहले आएगा मैं उसके कमेंट को पिन करूंगा। और एक चीज, जो भी मैं कमेंट करने को कह रहा हूँ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे आपका ही फायदा है। इसके बाद 6th क्वेश्चन देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको बोला गया है ना कि यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं जो जंबल्ड अप है, यानी उनका कोई मतलब नहीं निकल रहा। आपको क्या करना है ना, उसको जो है मीनिंगफुल सेंटेंसेस में चेंज करके लिखना है। तो क्या है देखिए, लॉस्ट, कैन, रीगेन्ड, नेवर, वंस, टाइम, बी। कोई मतलब निकला इस बात का? नहीं, कोई मतलब नहीं निकला इस बात का। तो अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से सजा करके ना एक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसका कुछ मतलब हो, जो समझ में आए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे बोला क्या गया है बेसिकली, यहाँ पर आपको लॉस्ट दिया गया है, कैन दिया गया है, रीगेन्ड दिया गया है, नेवर दिया गया है, वंस दिया गया है, टाइम दिया गया है और बी दिया गया है। तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान से समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है ना एक ऐसी चीज की बात की जा रही है जिसको एक बार अगर खो दिया गया, एक बार अगर वो बर्बाद हो गया तो वो वापस नहीं आ सकता है। ऐसा कौन सा चीज है? ऐसा है टाइम। टाइम अगर एक बार लॉस हो जाता है, टाइम अगर एक बार खो जाता है तो वो वापस नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा वो कैसा बनेगा वो समझिएगा, टाइम वंस लॉस्ट। टाइम अगर एक बार लॉस्ट हो गया, यानी कि टाइम सबसे पहले, फिर वंस सेकंड में, फिर लॉस्ट थर्ड में, टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रीगेन्ड, यानी कि कैन 4th में, नेवर हो जाएगा 5th में, बी हो जाएगा 6th में और रीगेन हो जाएगा 7th में। तो इस प्रकार से आप लोग इस सेंटेंस को कर सकते हैं कि समय अगर एक बार बीत गया तो वो वापस नहीं आने वाला है, वो वापस लौट करके कभी भी नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है ना इन वर्ड्स को, इन फ्रेजेस को एक मीनिंगफुल सेंटेंस में चेंज करना होता है। देखिए फिर कह रहा हूं कि ग्रामर के जो भी क्वेश्चन डीएवी क्लास 8 बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे वो सारे प्रैक्टिस के हैं। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे तो आप मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर से ला सकते हो, नहीं तो फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए प्रैक्टिस करके जाइए। मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी अपलोड किए हैं जिसमें मैंने बहुत सारे पैसेजेस आपको दिए हैं, बहुत सारे एडिटिंग वाले पैसेज दिए हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे जो है जंबल्ड वर्ड वाले क्वेश्चन दिए हैं। आप उन सारे क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को वो सारे लिंक्स मिल जाएंगे और जो स्पेशल प्लेलिस्ट होगा इंग्लिश के लिए अलग से मैं बना दूंगा, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, जिसमें वहां पर जो है ना आपको इस टाइप के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक डाल दिया जाएगा। इसके बाद बी क्वेश्चन देखते हैं, रिसोर्स थॉटफुली बी आर यूज्ड दैट वैल्यूएबल मस्ट इट इज। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे कुछ रिसोर्स के बारे में बात किया गया है और वो वैल्यूएबल है, वो बहुत ज्यादा मूल्यवान है, उसके बाद आपको कहा गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है ना इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना है। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझोगे तो यहाँ पे कैसा सेंटेंस बन सकता है, यहाँ पे ऐसा सेंटेंस बन सकता है कि एक ऐसे रिसोर्स के बारे में बात किया जाए जिसको अच्छे से यूज किया जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मूल्यवान है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो यहाँ पे सेंटेंस कैसा बन सकता है वो देखिए,
सबसे पहले यहाँ पे सेंटेंस का शुरुआत कैसे होगा, इट से होगा। अगर आप सेंटेंस का शुरुआत पकड़ लेते हो एक बार तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा इट इज अ वैल्यूएबल रिसोर्स, इट इज अ वैल्यूएबल रिसोर्स दैट मस्ट बी यूज्ड थॉटफुली, तो इस प्रकार का आप लोग का सेंटेंस बन सकता है, इट इज अ वैल्यूएबल रिसोर्स दैट मस्ट बी यूज्ड थॉटफुली, यानी कि ये एक बहुत ही मूल्यवान रिसोर्स है एंड इसको अच्छे से यूज करना चाहिए, इसको सोच विचार करके यूज करना चाहिए। तो इस प्रकार का सेंटेंस आप लोग यहाँ पर बना सकते हो। इसके बाद अगला एग्जांपल पर ये क्या दिया गया है, नो पीपल सक्सेसफुल वाइजली देयर टाइम द ऑफ यूजिंग वैल्यू। इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इसका क्या मतलब निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है सक्सेसफुल पीपल के बारे में बात किया गया है, वाइजली यानी कि बुद्धिमानी से, यहाँ पे एक और वर्ड है वाइजली, उसका मतलब हो जाएगा बुद्धिमानी से। उसके बाद डेयर टाइम यानी कि क्या हुआ, टाइम के बारे में बात किया गया है, समय के बारे में बात किया गया है। तो अगर आप पूरा अच्छे तरीके से दिमाग लगाएंगे ना तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे सक्सेसफुल लोगों के बारे में बात किया गया है, वाइजली यानी कि बुद्धिमानी से, नो दिया गया यानी कि वो जानते हैं, कि वो क्या करते हैं, वो जानते हैं कि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा मूल्यवान है और उसके वैल्यू को वो जानते हैं, टाइम की कीमत को वो जानते हैं। कौन जानते हैं, तो सक्सेसफुल लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप तोड़ के भी समझोगे ना सेंटेंस का, अगर आप लोगों ने मीनिंग भी निकाल लिया कि हाँ यहाँ पे क्या चीज़ के बारे में बात किया गया होगा, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो कैसे ये सेंटेंस कैसे तैयार होगा, तो सेंटेंस ऐसे तैयार होगा, सक्सेसफुल पीपल नो द वैल्यू ऑफ यूजिंग देयर टाइम वाइजली। इस प्रकार से आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा कि सक्सेसफुल पीपल नो द वैल्यू ऑफ यूजिंग देयर टाइम वाइजली। तो इस प्रकार से आप लोग इसको कर सकते हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन होगा इसका भी आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, तभी आपको समझ में आएगा कि तभी आप लोग का प्रैक्टिस हो पाएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा कि आप बना पाओगे या फिर नहीं बना पाओगे। और अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता तो कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा एक बार, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है इसका जवाब देने वाले हैं, क्योंकि उनको समझ में आता होगा, वो इस चीज को जानते होंगे। ओके, तो चौथे वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मुझे आप सभी लोगों के आंसर्स का वेट होगा। इससे पहले जो आपने एडिटिंग वाले क्वेश्चन को किया था उसी में आप अपने कमेंट को एडिट करके इसका भी आंसर दीजिएगा, और आंसर जरूर दीजिएगा, तभी मुझे समझ में आएगा कि आप लोग समझ पा रहे हैं या फिर नहीं समझ पा रहे हैं। इसके बाद 7th क्वेश्चन देखिए, गिवन बिलो इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग अ बनाना स्मूथी, बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट द पैराग्राफ दैट फॉलोज। यहाँ पर आपको बोला गया है कि यहाँ पर जो है ना कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं बनाना स्मूथी बनाने के लिए। तो जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। तो पहले इंस्ट्रक्शंस एक बार पढ़ लेते हैं। टेक 2 राइप बनानास एंड पील देम केयरफुली। आपको क्या करना है, दो पके हुए केले लेने हैं एंड उसे अच्छे तरीके से छील लेना है। कट द पील्ड बनाना इनटू स्मॉल चंक्स एंड पुट देम इन अ बाउल। Pour half a cup of milk over banana pieces and add a spoonful of honey. Blend the mixture with a hand blender until it becomes smooth. Refrigerate the blended mixture in a container for at least 2 hours. यहाँ पे बनाना स्मूथी बनाने के लिए आपको मेथड बताया गया है। आपको क्या बोला गया है ना कि आपको क्या करना है, इसके पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। ये मेथड आप लोगों ने समझ लिया। अब आपको क्या करना है, उसके हेल्प से इस पूरे पैराग्राफ की, जो पैराग्राफ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो क्या पैराग्राफ वो देखते हैं, फर्स्ट टू राइप बनानास डैश एंड पील्ड केयरफुली। यानी कि पहले क्या किया गया था, दो पके हुए केले को लिया गया था एंड उसको छीला गया था। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया वो देखिए, फर्स्ट टू राइप बनानास, यानी कि पहले 2 पके हुए बनाना एंड पील्ड केयरफुली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले 2 पके हुए बनाना को लिया गया, पके हुए केलों को लिया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट टू राइप बनानास आर टेकन, उसको लिया गया, उसको सबसे पहले लिया गया एंड पील्ड केयरफुली, उसके बाद उसको छीला गया। देन द पील्ड बनानास आर कट इनटू स्मॉल चंक्स, उसके बाद उन छीले हुए बनाने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया एंड उसके बाद क्या किया गया, एंड डैश इन अ बाउल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड आर पुट, यहाँ पे ध्यान से देखिए आर पुट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने देखा था सेकंड वाला सेंटेंस देखिए एक बार, कट द पील्ड बनाना इनटू स्मॉलर चंक्स एंड पुट देम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर पुट। इस पुट से क्या आया, इस पुट से आया आर पुट, उसको रखा गया, किसमें रखा गया, तो एक बाउल में यानी कि एक कटोरे में रखा गया। After that, half a cup of milk is poured over the banana pieces and a spoonful of honey is added. उसके बाद जो है ना आधा कप मिल्क उस पे डाला गया, किसके डाला गया, बनाना के पीसेस पे आधा कप मिल्क डाला गया और 1 चम्मच जो है ना उसमें मधु यानी कि शहद भी डाला गया। नेक्स्ट द मिक्सचर डैश विद अ हैंड ब्लेंडर।
until it becomes smooth। उसके बाद उस मिक्सचर को जो है ना ब्लेंड किया गया, किसकी सहायता से, हैंड ब्लेंडर की सहायता से उसको ब्लेंड किया गया। तब तक किया गया जब तक वो स्मूथ यानी कि स्मूथनेस उसमें नहीं आ गई, तब तक जो है ना उसको ब्लेंड किया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट द मिक्सचर, तो मिक्सचर को क्या किया गया, इज ब्लेंडेड। मिक्सचर को क्या किया गया, इज ब्लेंडेड। सिंपल सा बात है, ब्लेंडर से क्या किया गया, इज ब्लेंडेड। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्या दिया गया, देखिए ब्लेंड द मिक्सचर विद अ हैंड ब्लेंडर अंटिल इट बिकम स्मूथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज ब्लेंडेड। देखिए ब्लेंड दिया गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज ब्लेंडेड। इस प्रकार से आप लोग इसको करेंगे। बेसिकली आपको जो है ना इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है सिंपली। आगे देखिए, फाइनली द ब्लेंडेड मिक्सचर, फाइनली द ब्लेंडेड मिक्सचर डैश इन अ कंटेनर फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनली द ब्लेंडेड मिक्सचर इज रेफ्रिजरेटर, उसको रेफ्रिजरेटर में डाल दिया गया, उसको रेफ्रिजरेटर में डाल दिया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज रेफ्रिजरेटेड इन अ कंटेनर फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसमें भी ग्रामर का यूज करना है, लेकिन सिंपल ग्रामर का यूज करना है। आपको यहाँ पे सिंपल पास्ट का यूज करके ना पूरे क्वेश्चन को करना था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। इसके बाद देखिए 8th क्वेश्चन, इसमें बोला गया है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो टू कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज। आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है ना, सही वर्ड को चुन करके पैसेज को कंप्लीट करना है। आपको जो है ना वे ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। रवि हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क ही फाइनली डैश हिज ड्रीम। अब यहाँ पर देखिए रवि जो है ना शुरू से इस चीज का सपना देखता है कि वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनेगा, और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। सालों की मेहनत के बाद वो जो है ना फाइनली एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाता है। उसका सपना जो है वो पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया ही फाइनली डैश हिज ड्रीम। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ही फाइनली रियलाइजेज हिज ड्रीम, ही फाइनली रियलाइज हिज ड्रीम, ही फाइनली हैड रियलाइज हिज ड्रीम, और ही फाइनली डिड नॉट रियलाइज हिज ड्रीम। तो यहाँ पे क्या सही होगा, ऑब्वियस सा बात है, डिडंट तो बिल्कुल गलत है। देखिए अगर आप कभी नहीं कर पा रहे हो ना, तब ऐसा भी कर सकते हो, डिडंट रियलाइज तो बिल्कुल गलत होगा, या तो हैड रियलाइज्ड होगा, या तो रियलाइजेज होगा, या तो रियलाइज्ड होगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो उसने अपने सपने को पूरा कर लिया है, उसका जो सपना है वो पूरा हो चुका है, यानी कि रियलाइजेज भी यहाँ पर नहीं होगा, या तो रियलाइज्ड होगा या तो हैड रियलाइज्ड होगा। अब आपको हैड रियलाइज का यूज पता होना चाहिए कि हैड रियलाइज्ड को हम लोग कब यूज करते हैं। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रियलाइज्ड। ही फाइनली रियलाइज्ड, उसे फाइनली जो है ना उसका जो सपना है वो पूरा हो जाता है। हैड रियलाइज को हम लोग तब यूज करते हैं जब किसी काम को पीछे किया गया यानी कि पहले किया गया है और उसका प्रभाव अभी तक पड़ रहा है, उस टाइम पे हम लोग हैड रियलाइज का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रियलाइज्ड हो जाएगा। हाउएवर ही न्यू दैट रनिंग अ बिजनेस, उसके बाद फिर से आपको डैश दिया गया है और फिर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, रिक्वायर, रिक्वायर्स, हैज रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड। ये चीज आपको दिया गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिए, हाउएवर ही न्यू दैट रनिंग अ बिजनेस। देखिए अगर आपको नहीं समझ में तो आप आगे पढ़िए, डैश कांस्टेंट लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट, यानी कि वो रियलाइज करता है, यानी कि वो इस चीज को जानता था कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जो है ना हमेशा जो है क्या चाहिए होगा, आप चीजों को सीख रहे हो और आप में इंप्रूवमेंट हो रही हो, इस चीज की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड बिल्कुल नहीं, रिक्वायर्ड बिल्कुल नहीं, रिक्वायर्स, हाँ ये सही होगा। उसको जो है ना ये चीज समझ में आया था कि हाँ वो ये चीज जानता था कि अगर किसी बिजनेस को चलाना है तो उसके लिए हमेशा जो है ना आपको लर्निंग यानी कि सीखते रहना पड़ेगा और आपके अंदर इंप्रूवमेंट भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा रिक्वायर्स। उसी हिसाब से आगे देखिए, his mentor advised him that he could take risks but also emphasized that he should take them carefully। उसका जो मेंटर, उसके जो भी मेंटर थे वो उसको एडवाइस करते हैं कि सलाह देते हैं कि तुम रिस्क तो ले सकते हो, लेकिन तुम्हें जो है ना उसे केयरफुली यानी कि ध्यान से लेना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा लॉस ना हो जाए। He understood that success in business dash, अब देखिए सक्सेस इन बिजनेस डैश डू नॉट हैपन, डिड नॉट हैपन, नीड नॉट हैपन, डज नॉट हैपन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज नॉट हैपन। वो ये चीज़ समझता है कि किसी भी बिजनेस में जो सक्सेस है वो ओवरनाइट नहीं मिल सकती है, उसे जो है ना लॉन्ग टर्म गोल्स बना करके उस पे फोकस से काम करना पड़ेगा, तभी जो है ना उसे सक्सेस मिलेगी, किसमें, उस बिजनेस में। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर क्या आने वाला है, डज नॉट हैपन। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फिल एज डायरेक्टेड। अब आपको यहाँ पर क्या करना है ना, जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन में डायरेक्शन दिया गया है उसी प्रकार से आपको इसको भरना है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल वर्ब। आपको क्या करना है, इस ब्लैंक को जो है ना सही मॉडल वर्ब से
भरना है। तो क्या है, यू डैश ईट दैट, इट इज एक्सपायर्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया गया है यू डैश ईट दैट, यानी कि तुम उसे नहीं खा सकते हो क्योंकि वो जो है ना एक्सपायर हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जब भी किसी को एडवाइस देना होता है तो हम लोग जो है शुड का यूज करते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, यू शुड नॉट ईट दैट, तुम उसे नहीं खा सकते हो क्योंकि वो एक्सपायर हो गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा शुड, क्योंकि हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, यहाँ पे किसी को कहा जा रहा है कि तुम उसे नहीं खा सकते हो, तुम उसे मत खाओ क्योंकि वो एक्सपायर हो गया है। तो यहाँ पर बेसिकली एडवाइस दिया जा रहा है कि तुम उसे मत खाओ क्योंकि वो एक्सपायर हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग शुड नॉट का यूज करेंगे। इसके बाद बी देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल वर्ब दैट अग्रीज विद द सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक सही वर्ब से जो है ना ब्लैंक को भरना है जो सब्जेक्ट के साथ एग्री करता हो, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये सवाल है। देखिए क्या है, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स दैट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मिसिंग बुक्स, यानी कि ना ही टीचर और ना ही स्टूडेंट्स, ना ही टीचर ना ही स्टूडेंट्स, कोई भी जो है ना उन मिसिंग बुक्स के लिए, यानी कि वैसे बुक जो गायब है उसके लिए कोई भी जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, नाइदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है। और अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा, यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल ही आना चाहिए। यानी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर या तो आर आएगा या तो वर आएगा। Neither the teacher nor the students are responsible और were responsible, यानी कहने का मतलब या तो आर आएगा या फिर वर आएगा। आप अगर आर लिखोगे तो भी आपको मार्क्स दिया जाएगा, अगर आप वर लिखोगे तो भी आपको मार्क्स दिया जाएगा। इसके बाद सी देखिए, रीराइट द गिवन सेंटेंस करेक्टली यूजिंग एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स। अब आपको यहाँ पर बोला गया है कि आपको क्या करना है ना, इस वाले सेंटेंस के जो सेंटेंस आपको दिया गया है, The team won the match, however they were not satisfied with their performance। ये जो सेंटेंस आपको दिया गया है, आपको क्या करना है, सेंटेंस को जो है ना फिर से लिखना है सही पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करके। तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना का पड़ेगा, सबसे पहले इस दा का जो टी है ना वो हमें बड़ा करना पड़ेगा। हमको सबसे पहले दा का टी को बड़ा करना पड़ेगा। द टीम वॉन द मैच, वो जो टीम है वो उस मैच को जीत जाती है। उसके बाद मैच के बाद क्या आएगा, मैच के बाद हम लोग यूज करेंगे सेमी कोलोन को। तो मैच के बाद क्या आएगा, मैच के बाद यहाँ पर आएगा सेमी कोलोन। हाउएवर दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर परफॉर्मेंस। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हाउएवर के बाद भी एक कॉमा आने वाला है, क्योंकि हाउएवर के बाद हमेशा क्यों है, हाउएवर के बाद हमेशा जो है वो कॉमा आता है। तो यहाँ पर भी हम लोग एक कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे बेसिकली हमें 3 जगह पंक्चुएट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अच्छा, और लास्ट में फुल स्टॉप भी, सेंटेंस के अंत में हमें फुल स्टॉप भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल हमने 4 चीजों का एडिट किया। सबसे पहले दा के टी को बड़ा किया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, मैच के बाद यानी जो मैच हमें लिखा गया है उसके बाद हम लोगों ने सेमी कोलोन दिया। उसके बाद यहाँ पर हाउएवर के बाद हम लोगों ने सेमी कोलोन दिया एंड लास्ट में परफॉर्मेंस के बाद फिर हम लोगों ने फुल स्टॉप दिया। तो यहाँ पे सेमी कोलोन का यूज हुआ है, एक कॉमा का यूज हुआ है, उसके साथ जो है ना यहाँ पर हम लोगों ने फुल स्टॉप का यूज किया है एंड द के टी को बड़ा भी किया है। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन काफी सिंपल है, क्वेश्चन काफी आसान है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बच्चों इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। इसके आगे आपको जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, बेसिकली आपको आगे जो है ना लिटरेचर सेक्शन के क्वेश्चंस दिए गए हैं। लिटरेचर सेक्शन के सारे क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया जाएगा, तो आप लोग अगले सारे पार्ट्स को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए लिटरेचर सेक्शन में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप आप लोगों ने पहले वाले पार्ट को ऑलरेडी देखा होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए गए हैं, जैसे कि डीएवी क्लास 8 का स्पेशल प्लेलिस्ट। एक बार फिर से बता रहा हूँ, डीएवी क्लास 8 के स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, साइंस रजिस्ट्री के क्विक रिवीजन प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है जो हम लोग मैथमेटिक्स का कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो है ना आप लोगों को कुछ सैंपल पेपर जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस साल के, उसका भी लिंक दिया गया है। तो सारे प्लेलिस्ट पे जरूर विजिट कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।